हे गाइस, दिस इज सैफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि नया चैप्टर है जिसका आज हम लोग इनॉग्रेट करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं बस खुदा का नाम लेते हुए। और चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हो, ग्रेविटेशन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके तहत आप समझ सकते हो ना कि ग्रेविटेशन वर्ड जो देख पा रहे हो, इस ग्रेविटेशन के कारण ही हम लोग अर्थ पे आज खड़े हैं। क्योंकि आप जानते हो ये ग्रेविटेशन फोर्स है। एक तरह से आपने सुना होगा बचपन में कभी क्लास 8 में कि ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये क्या होता है? अर्थ जो होता है किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपने सेंटर की तरफ खींचता है। किससे? एक फोर्स की जरिए। आप अक्सर कभी देखे होइएगा, कहीं पर खड़े हो या बैठे हो या व्हाटएवर, कि इस मार्कर को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने के बाद आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन राइज होता है। क्या? कि भाई इस मार्कर को मैंने जब ऊपर फेंका तो ऊपर ही क्यों नहीं गया? पहला क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपने ये देखा कि नीचे गिरा तो क्यों गिरा, ये नीचे क्यों गिरा? तो ये सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर जब न्यूटन साहब दुनिया में आए और उन्होंने इस बातों पर बहुत रिसर्च किया। वो आपने भी सुना होगा कभी कि वो न्यूटन साहब एप्पल के पेड़ के पास बैठे हुए थे, उनके पास में एप्पल का जो एप्पल है वो एप्पल के पेड़ से नीचे गिरा। अब उनके मन में बहुत सारा क्वेश्चन राइज होने लगा। वो सोचने लगे आखिर ऐसा क्यों? तो न्यूटन साहब ने इन 1665 में न्यूटन साहब ने इस सारे क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त किए और उन्होंने पता लगाया, बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर फेंकोगे तो वो अर्थ क्या होता है, एक फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट को और अपने सेंटर की तरफ खींचता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आई क्या? नहीं, वो हमारा क्या है, एक फोर्स होता है, एक ग्रेविटी के कारण जो होता है। अर्थ में एक जादू है, वो ग्रेविटी है, जिसके तहत क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। फिर बाद में चलकर इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया गया। पता चला क्या कि सैटेलाइट भी जो होता है वो प्लैनेट के चारों तरफ मूव करता है, तो उसमें भी कुछ बातें हैं। ये सब हम लोग ग्रेविटेशन के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ना है ग्रेविटेशन के बारे में। ओके, चलिए ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेविटेशन, दरअसल ये ग्रेविटेशन वर्ड जो है, मैंने भी कहा ना, ग्रेविटेशन क्या है, एक फोर्स है जो उस फोर्स के तहत क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ कौन खींचता है? अर्थ खींचता है। तो ये हो गया एक तरह से क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स है, एक फोर्स के तहत खींचता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स में न्यूटन साहब, इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स, क्योंकि न्यूटन साहब ने बताया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, न्यूटन साहब इस ग्रेविटेशन लॉ में अपने क्या कहते हैं कि मान लो कि कोई दो बॉडी है। ओके, कंसीडर टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2 आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r। क्या मतलब है, सुनिए। न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि मान लो कि कोई दो बॉडी है, एक m1 है यहां, एक आपका यहां पे m2 है। ओके, ये दो ब्लॉक है और दो बॉडी के बीच का दूरी जो है मान लो r है। क्या मतलब कि न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि कोई दो ब्लॉक है, कोई दो बॉडी है जिसका मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। वो दोनों को हम सेपरेट किया गया है r डिस्टेंस से। ओके, तो क्या होता है कि ये दोनों बॉडी जो होता है एक दूसरे को फोर्स लगाएगा, मतलब अपनी ओर खींचेगा। ये इसको अपनी ओर, ये जो होता है इसको अपनी ओर खींचेगा और ये इसको अपनी ओर खींचेगा, राइट? तो इस दोनों में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग F फोर्स से, मतलब फोर्स F से वो दोनों एक दूसरे की ओर खींचता है। जो ज्यादा हेवी बॉडी है वो उसको अपनी ओर खींच लेगा, नहीं किसी को हम लोग खींच लेते हैं, जिसका मास ज्यादा हो तो उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। तो ये है हमारा क्या, F, ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ रही है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि अगर मान लो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दो बात पर डिपेंड करेगा, मास पर भी डिपेंड करेगा और दूरी पर भी डिपेंड करेगा। तो न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि कंसीडर
bodies of masses m1 and m2 are separated at a distance of r। कितना दूरी पर दिया? r दूरी पे। जब r दूरी पर रखेंगे तो उसमें फोर्स एग्जर्ट होगा। then the force experienced और जब उसमें फोर्स लगेगा तो क्या होगा? आप वर्क मार सकते हो। अब फोर्स किसके द्वारा लगेगा? उस दोनों बॉडी के द्वारा लगेगा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय टू बॉडी, फोर्स एक्सपीरियंस, द फोर्स is exerted by two bodies is directly proportional to the product of their masses, दैट इज, मैं याद रहा हूं, दैट इज एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2, इक्वेशन 1। बातें समझ में? न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि अगर कोई दो बॉडी के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मास आप बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। सिंपल। इस बॉडी का भी मास बढ़ाओ, इस बॉडी का भी मास बढ़ाओ, दोनों जब ज्यादा मास होगा ज्यादा फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए सेकेंड लॉ में क्या कहते हैं उन्होंने? the force experienced by two body, the force is exerted by two bodies is inversely proportional to the square of their distances, मतलब क्या होता है? अगर कोई दो बॉडी रखा हुआ है तो उसमें जो फोर्स लगेगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। जितना दूरी बढ़ाओगे ना उतना फोर्स होगा उसके स्क्वायर का जो होगा उतना वो डिक्रीज करेगा। मतलब यह कि यहां पे जो हो जाएगा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। क्लियर है? जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप जब कंबाइन करोगे, कंबाइनिंग 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंबाइन करोगे तो पता चलेगा क्या कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, राइट। तो F और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए जब आप इक्वल दोगे महा जी, इसके लिए कांस्टेंट होगा जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया जो क्या है? F इक्वल महाजी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। जहां यहां पे हमारा जी जो हो गया, क्या हुआ? जी जो हो गया आपका यूनिवर्सल क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। यहां पे जी क्या है? हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है, हमेशा याद रखिएगा, 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। दिख रहा होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हमेशा याद रखिएगा। 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सपोज अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दो ब्लॉक है, ओके, और m1 m2 समझ रहे हो मास दो बॉडीज है, r क्या है? डिस्टेंस है। मतलब क्या है कि कोई दो बॉडी जिसका मास कुछ होगा और कुछ दूरी पर रखा हुआ है तो उसमें फोर्स कितना लगेगा आप इस एक्सप्रेशन के जरिए फाइंड कर सकते हो। और फोर्स तो आप समझ रहे हो इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। एक बात याद रखिएगा, अगर मान लो कि ये दो ब्लॉक जो देख रहे हो, ये दोनों ब्लॉक का मास अगर 1 kg है, ये मतलब ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg है, और डिस्टेंस जो देख पा रहे हो वो अगर 1 मीटर है, मतलब इफ
m1 इक्वल m2 इक्वल 1 kg और r इक्वल अगर मान लो आपको 1 मीटर है तो आपका फोर्स क्या होगा सोच सकते हो। m1 1 तो 1 इंटू 1 आप 1 का स्क्वायर 1 तो 1 बाई 1 क्या 1 तो फाइनली क्या होगा F इक्वल जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे G होगा। मतलब कि ग्रेविटेशनल F क्या है यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स याद रखिएगा। F क्या है हमारा F मैंने बोला क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और G क्या है मैंने यहां लिखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट बिकम्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इफ द मास द टू बॉडी इज 1 kg एंड दैट आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अगर दोनों बॉडी का मास 1 kg है और दोनों को 1 मीटर डिस्टेंस पर रख रहा है तो मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होगा। इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे डोंट वरी सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोग देखेंगे ये किससे ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग होता है किससे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरी बात इसी को हम लोग बोलते हैं याद रखिएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो सिंपल सी बात है ये सारी बातें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ही बताता है। इसको क्या कहेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह देंगे राइट। लिख दूं क्या छोड़ दो यहां दिख रहा है लिख देता हूं ठीक है ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओके ग्रेविटेशन फोर्स नहीं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको हम लोग कहते हैं। बस सेम बात इतना सारा बात है आपको लिखना ही होगा। और ये फोर्स दो बॉडी के बीच फोर्स कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए आपके पास एक्सप्रेशन है। फिर हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के इतना ही और तो रह देता हूँ फिर इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे।